हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, हमने अभी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है और उसके अंदर हमारी मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट क्लास होगी थ्योरेटिकल। हमने कल लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज और रही थी, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। उसके बाद में जो लास्ट इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो एक पॉइंट और रह गया है जिसको हम आधा थोड़ा सा इस क्लास में पढ़ेंगे और आधा आगे की क्लास में पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम एक बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्मों की, जो कि हमने कुछ पढ़े और कुछ रह गए थे उनके बारे में। विद्युत बल रेखाओं की गुणधर्म। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिएगा यदि कोई आवेश एकल आवेश है, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यदि वो पॉजिटिव आवेश है तो सदैव जो बल रेखाएं हैं उस पृष्ठ से निकलकर अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर अग्रसर होंगी, पहली बात। दूसरा, नेगेटिव एकल आवेश, यदि ऋणात्मक एकल आवेश है तो अनंत से आती हुई प्रतीत होंगी। ये कहां समाप्त हो रही हैं? ये अनंत पे समाप्त हो रही हैं। और ये कहां से आ रही हैं? ये अनंत से आ रही हैं और ऋणात्मक आवेश में समाहित हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं। पहला गुणधर्म तो यह है। दूसरा, सेकंड नंबर, मतलब यदि मान लीजिएगा किसी भी चार्ज से कोई बल रेखाएं निकल रही हैं या किसी भी चार्ज पे बल रेखाएं हैं समाहित हो रही हैं या खत्म हो रही हैं, तो यहाँ जितने बल रेखाएं यहाँ से निकलती हैं या मैं कहूँ अनंत की ओर अग्रसर होती हैं या अनंत से यहाँ आती हैं, तो जितनी बल रेखाएं आती हैं आवेश का परिमाण उतना ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि आवेश Q का परिमाण समानुपाती होता है बल रेखाओं की संख्याओं के। बल रेखाओं की संख्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। ओके, मतलब क्यों? यदि इस आवेश का मान ज्यादा है, इस चार्ज का मान बहुत ज्यादा है, तो यहाँ बल रेखाएं भी क्या होंगी? बहुत ज्यादा बल रेखाएं अनंत की ओर अग्रसर होंगी, या ये कहें यहाँ से बहुत सारी बल रेखाएं यहाँ से बाहर निकलेगी। यदि यहाँ से बल रेखाओं की संख्या यहाँ कम है तो उस आवेश का परिमाण भी क्या है? कम। तो आवेश का परिमाण कौन डिनोट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है? बल रेखाओं की संख्या रिप्रेजेंट करती है। सेकंड पॉइंट यह है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो देखिएगा, किसी भी एकांकाट क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं वो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे? देखिएगा, मान लीजिएगा यहां से कई बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये देखो, ये कई बल रेखाएं यहां से गुजर रही हैं और हमने देखा इस प्रकार से कई बल रेखाएं यहां से गुजर रही हैं, या ये कहें कि विद्युत क्षेत्र इस तरफ अग्रसित है। तो मैं कई पॉइंट डिनोट करूं कि एक पॉइंट ए यहां है, एक पॉइंट बी यहां है, एक पॉइंट सी यहां है। अब मैं यदि यहां एकांकाट क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्रफल यदि मैं खींचूं तो हमें वहां ये पता चलेगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम है या अधिक है। देखिएगा, मैंने एक एकांकाट क्षेत्रफल लिया इतना, इसके लंबवत मतलब यदि ये इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आकर्षित है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसके पीछे का जो एरिया है, जो वर्ताकार एरिया है, कि इसका कौन सा काट क्षेत्रफल कहलाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। किसी वायर का भी हमें यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेना है तो उसकी लंबाई के लंबवत काटों से
कभी भी आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए अनुप्रस्थ काट के उसे याद रखना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई के लंबवत काट का क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई कौन सी है, इधर वाली लंबाई है, तो इसके लंबवत जो काट करेंगे वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य काट क्षेत्रफल की जब भी बात आती है तो हम इसके समांतर काटते हैं, इसके समांतर, और जैसे ही हम इसके समांतर काटेंगे तो हमें यहाँ एक आयताकार क्षेत्रफल प्राप्त होगा जो कहलाएगा अनुदैर्ध्य काट क्षेत्रफल, जो आपके बहुत काम आएगा, इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो देखिएगा हमने यहाँ इसकी लंबाई इधर है, इसकी लंबाई के लंबवत एकांक काट क्षेत्रफल लिया और हमने देखा कि इसमें कितनी बल रेखाएं थी, 1 2 3 और 4 बल रेखाएं। ओके, इस पॉइंट पर यहाँ भी हमने एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऐसा ही लिया, इतना ही बड़ा, तो हमने देखा कि यहाँ ओनली 2 बल रेखाएं थी, 2, ओनली 2। यहाँ हमने खींचा तो यहाँ कोई बल रेखाएं नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे ज्यादा, बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इससे कम, और बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सबसे न्यूनतम। यहाँ वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ वैल्यू मिनिमम है। यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उतनी वहां विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ऐसा लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। जितने इनके नंबर ज्यादा होंगे उतने ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पॉइंट पे क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, इसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि चौथा जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, उसकी बात करते हैं। देखिएगा कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये इसका मतलब क्या है। यदि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हम क्या समझेंगे कि दोनों बल रेखाएं जो हैं जहां जिस बिंदु पे काट रही हैं वहां दो डायरेक्शन को डिनोट करने लग जाएगी। जैसे देखिएगा एक बल रेखा यह है, दूसरी बल रेखा यह है। यहां से देखिएगा ये यहां से कोई बल रेखा इधर जा रही थी और ये इधर से इधर जा रही थी। जबकि इस पॉइंट पर हम बात करें, हमें पिच का पता नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां से दो बल रेखाएं ये जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी दिशा इधर भी है और इसकी दिशा इधर भी है। इसका मतलब जहां जिस बिंदु पर भी दोनों बल रेखाएं काट रही हैं वहां विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होंगी, विद्युत रेखा कितने भागों में डिवाइड होगी, दो भागों में, तो दिशाएं कितनी होगी, दो, जो कि संभव नहीं है, तो एक दूसरे को नहीं काटती। पांचवा पॉइंट, ये बल रेखाएं जहां से शुरू होती हैं वहां पे कभी भी नहीं मिलती हैं, जहां से शुरू होती है वहां कभी भी नहीं मिलती हैं। इसका मतलब है ये एक बंद लूप नहीं बनाती हैं। जैसे चुंबक के अंदर क्या बनता है, बंद लूप बनता है। चुंबक में नॉर्थ से निकलती है, साउथ में प्रवेश करती है और साउथ से कहां आती है, नॉर्थ में। इस प्रकार से चुंबक में चलता है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ ऐसा होता है या तो धनावेश के अंदर आके देखो समाहित हो गई, या ऋणावेश से बाहर धनावेश से बाहर निकल गई, या ऋणावेश के अंदर समाहित हो गई, या धनावेश ऋणावेश दोनों आवेशों के पास की बात करें तो ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश से समाप्त होती है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश से समाप्त होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि धनावेश पे वापिस आके यहाँ पे क्या हो गई, मिली। सॉरी, देखिएगा आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी बंद लूप
लूप या पास, ये पास का निर्माण नहीं करती, पास का निर्माण नहीं करती, पास का निर्माण नहीं करती है। ओके, तो ये पास का निर्माण कभी भी नहीं करती है। ओके, इसके बाद देखिएगा छठवां पॉइंट देखो, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश सदैव ये सिकुड़ती हैं, लंबाई के अनुदिश सदैव ये क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। मतलब प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की, प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की। दूसरा, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत ये सदैव फैलने का प्रयास करती हैं या दूर जाने का प्रयास करती हैं, जाने का प्रयास करती हैं। ये कैसे, देखिएगा देखिएगा, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं, इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिएगा ये प्लस आवेश है, ये है ऋणात्मक आवेश है, यहां से बल रेखाएं जैसे जाएंगी, ओके, यहां से बल रेखाएं जैसे जाएंगी, तो जैसे इस लंबाई के अनुदिश का मतलब यहां से यहां जा रही, इस लंबाई के अनुदिश ये पास पास आने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। जबकि यहां जब हम बात करेंगे, यहां जब हम बात करेंगे तो ये जो बल रेखाएं हैं वो दूर दूर जाने का, मतलब अपनी लंबाई के लंबवत की बात करें तो ये दूर दूर जाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि यहाँ सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये बल रेखाएं किसकी हैं, धनात्मक आवेश से युक्त हैं। तो इन सभी बल रेखाओं के अंदर क्या, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा, जिसके कारण ये अपने लंबवत तो क्या करेंगी, प्रतिकर्षण बल को अनुभव करेंगी। जैसे इसके पास में जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण इसकी बल रेखाएं क्या होंगी, आकर्षण को व्यक्त करेंगी और कहाँ आएंगी, पास पास में आएंगी। इसके बाद में देखिएगा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, सातवें पॉइंट की बात करें तो हमारे पास में है कि समविभव पृष्ठ की बात करते हैं, कि जो विद्युत बल रेखाएं, कोई भी जैसे चालक है वो एक समविभव पृष्ठ होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र जो है वो एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होती है। विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो सभी एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर। देखिएगा समविभव पृष्ठ कौन सा होता है, मैं खींचे बताता हूं। देखिएगा ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पैरेलल है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो इसकी लंबाई के लंबवत जब हम कोई एक, इसकी लंबाई के लंबवत जब हम कोई एक, इसकी लंबाई के लंबवत जब हम कोई एक क्षेत्रफल या काट क्षेत्रफल खींचते हैं, तो इस क्षेत्रफल के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो समविभव बिंदु कहलाएंगे, क्योंकि उन सभी बिंदुओं पे विभव का मान समान रहेगा। उन बिंदुओं पे सभी पे क्या रहेगा, विभव का मान क्या रहेगा, समान। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई लगा हुआ है, इसके किसी भी भाग पर आप जब क्या खींचोगे, एक लंबवत काट क्षेत्रफल खींचोगे, तो इस काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदुओं के ऊपर आपको विभव की वैल्यू क्या मिलेगी, समान मिलेगी। विभव की वैल्यू कैसे मिलेगी, समान। इस पे दूसरा विभव मिलेगा पूरी पट्टिका पर, इस पे दूसरा विभव मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं समविभव। ये समविभव पृष्ठ है, ये भी कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। और ये भी क्या है, समविभव पृष्ठ। हाँ, ये जरूर हो सकता है इसके ऊपर सारे पर वोल्टेज 5 वोल्ट हो, इस पे 3 वोल्ट हो, ये हो सकता है। ओके, तो ये कहलाते हैं समविभव पृष्ठ। तो कोई भी चालक है, कोई भी धात्विक चालक है, उसका मतलब है कि वह एक समविभव पृष्ठ होता है। उसमें सदैव बल रेखाएं उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती है। जैसे मैं बात करूं एक धात्विक गोले की, तो धात्विक गोले पे यदि कोई चार्ज है
तो यहाँ से जो भी बदरेखाएं होंगी वो इसके लंबवत बाहर निकलेंगी। वो कहाँ निकलेंगी? इसके लंबवत बाहर निकलेंगी, इससे लंबवत बाहर की ओर निकलेंगे। ओके। दूसरी बात, धात्विक चालक जो है उसके अंदर कभी भी कोई भी बदरेखा नहीं होगी, अंदर कोई बदरेखा नहीं होगी। ये भी याद रखना है कि किसी भी चालक के अंदर कोई भी बदरेखा उपस्थित नहीं होती है। तो देखिएगा, आपको सदैव याद रखना है कि मतलब विद्युत बदरेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इस विद्युत बदरेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती हैं। और धात्विक चालक जो हैं वो सभी एक समविभव पृष्ठ के पार्ट हैं। और समविभव पृष्ठ जो आपका धात्विक चालक होता है उसके अंदर कोई भी बदरेखाएं नहीं पाई जाती है। पहले भी हमने कहा था, ध्यान में रखना है कि कोई भी चालक होता है सदैव चार्ज जो है उसके पृष्ठ पर ही पाया जाता है, उसके अंदर पाया नहीं जाता है। चलो आगे की बात करते हैं। ये हुई हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हुई कंप्लीट, तो इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, विद्युत द्विध्रुव की। इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिएगा। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव या हम इसको कहें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मैथमेटिकली है, गणितीय रूप में दर्शाएंगे, और वैसे इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? कोई भी दो समान परिमाण के चार्ज परंतु प्रकृति में क्या हो? विपरीत हो, यदि किसी अल्प दूरी के ऊपर व्यवस्थित हैं तो उनका जो ये निकाय है, इनका जो युग्म है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिएगा, ये कोई माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों किसी अल्प दूरी के ऊपर 2a डिस्टेंस के ऊपर मान लीजिएगा रखे हुए हैं। तो ये जो निकाय है वो क्या कहलाता है? ये निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ हम जब आदर्श द्विध्रुव की बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आता है आदर्श द्विध्रुव, तो आदर्श द्विध्रुव की जब भी बात होती है तो याद रखना, आदर्श द्विध्रुव का मतलब होता है जो चार्ज है वो तो इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो, इनके बीच की डिस्टेंस जीरो की ओर अग्रसर हो, इनके बीच की डिस्टेंस किसकी तरफ अग्रसर हो? जीरो की तरफ, और इनका जो चार्ज है वो किसकी तरफ अग्रसर हो? इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर हो। ये होती है आदर्श द्विध्रुव की स्थिति। ओके, हम बात करें एक बार संकीर्ण द्विध्रुव की। मतलब दो चार्ज हैं, Q माइनस Q प्लस Q, दोनों परिमाण में आपस में क्या हैं? बराबर हैं, परंतु प्रकृति में क्या हैं? विपरीत हैं। दोनों 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। दोनों किस पे रखे हुए हैं? 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। ओके, तो देखिएगा, यदि ऐसा है तो हमें इसे गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करें इस विद्युत द्विध्रुव को? तो ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है गणितीय रूप में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसको हम P से प्रेजेंट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इन दोनों आवेशों के किसी भी एक आवेश के परिमाण और इनके बीच की डिस्टेंस के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो P भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसलिए हम कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो याद रखना कि P का वैल्यू परिमाण में क्या आएगा? Q × 2a, मतलब एक आवेश का परिमाण गुणा उनके बीच की दूरी। ओके, इसके बाद में हम बात करें इसकी विमा की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें। इसका यूनिट क्या होगा? तो क्यों का तो हो जाएगा कूलॉम,
Q का तो हो जाएगा कूलोम और इसका हो जाएगा मीटर, तो कूलोम इंटू मीटर। दूसरा इसका मात्रक होता है डेबाई, डेबाई भी होता है, इसका मात्रक क्या होता है, डेबाई भी होता है, और डेबाई का मतलब होता है 1 डेबाई इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलोम इंटू मीटर, कूलोम इंटू मीटर। इसकी यूनिट है कूलोम इंटू मीटर, और 1 डेबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलोम इंटू मीटर। ओके, इसका तो विमीय सूत्र की बात करें, इसके किसकी बात करें हम, विमीय सूत्र की बात करें, हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो क्या होगा, इसका विमीय सूत्र होगा हमारे पास में, देखो क्यों का मैंने बताया था 80 याद रखना है, एक का हम जानते हैं L1 होता है, तो क्या हो गया m0 L1 T1 और A1, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके, तो ये इसका विमीय सूत्र हुआ। देखिएगा आगे, हमारी प्रकृति में जो है वो भी बहुत सारे हमारे पास द्विध्रुव हैं। नेचुरली द्विध्रुव भी हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनकी भी हम बात करते हैं, जैसे HCl, NaCl, ये जो है हमारे H2O की बात करें, ये प्रकृति के अंदर नेचुरली क्या है, द्विध्रुव हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि इनके जो धनावेश केंद्र और ऋणावेश के जो केंद्र है वो एक दूसरे से पृथक रहते हैं। मतलब ये H2O का कोई अणु है तो इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो है वो अलग अलग पाया जाता है, जिसके कारण एक क्या उत्पन्न हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही इन सब में होता है। जबकि और बहुत से तत्वों की हम बातें करें या और बहुत से हम यौगिकों की, पदार्थों की बातें करें जो कि पहले तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बिहेव प्रदर्शित नहीं करते, द्विध्रुव प्रदर्शित नहीं करते, परंतु जैसे ही हम क्या लगाते हैं, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तत्पश्चात वो एक द्विध्रुव की तरह भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम उसके अंदर जो उनके धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेशों के केंद्र हैं वो पार्थक्य हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिएगा किसी पदार्थ के अंदर प्लस और माइनस चार्ज का केंद्र एक ही जगह है, तो यदि जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इसके ऊपर, जैसे ही हम कोई बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से लगाएंगे, तो ये जो प्लस माइनस है वो इस प्रकार से प्लस और माइनस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, प्लस और माइनस। तो यहाँ प्लस और माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस पर बल, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, क्योंकि प्लस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाता है और नेगेटिव पर बल लगता है विपरीत दिशा में, तो ऋणात्मक आवेश इधर आता है और प्लस इधर चला जाता है। तो ऐसा होने के कारण ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का रूप धारण कर लेते हैं। तो हमें किसी भी अध्रुवीय, इन अणुओं को पहले हम क्या कह देते हैं, अध्रुवीय अणु भी कह देते हैं, अध्रुवीय अणु। तो अध्रुवीय अणुओं को यदि हमें ध्रुवित करना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है। और जो ध्रुवीय अणु है वो तो पहले से क्या रहते हैं, ध्रुवित रहते हैं, उनके ऊपर कोई बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये हुआ हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सिंपली तरीके से। अब हमें ज्ञात भी करना है कि वास्तव के अंदर, देखो क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, मान लो कि एक NaCl का अणु है, उनके बीच की दूरी इतनी है, ओके, तो बताइएगा कि इनकी इलेक्ट्रिक डाइपोल का मान कितना होगा। अब समझ ऐसा कह सकता है, तो हम जानते हैं ऐसा, आप यदि क्वेश्चन आ भी जाए कि मान लीजिएगा कोई NaCl का क्या है, एक अणु है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दे, इनके बीच की डिस्टेंस का मतलब 2a की वैल्यू आपको दे दे, और आपको पूछ ले p की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है p बराबर क्या होता है, q इंटू 2a होता है। आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए कि चार्ज कितना होगा, तो हम जानते हैं कि NaCl को हमेशा लिख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो
इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, एक धनावेश जितना चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है धनावेश जितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज, एक धनावेश जितना चार्ज, मतलब प्रोटॉन जितना चार्ज, दोनों किस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 2a डिस्टेंस पे रखे हुए। आपको ये भी दिया गया, हमें ये भी पता चल गया कि क्यों का मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। तो हम यहाँ क्यों की वैल्यू तो रख सकते हैं कितना 1.6 × 10⁻⁻⁹ और 2a की वैल्यू लिख सकते हैं कितनी 2a की वैल्यू जो दी होगी वो लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे तो हमारे पास p की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, जो भी वैल्यू होगी और उसको मात्रा लगा देना कूलम इनटू मीटर, उसकी यूनिट क्या लगा देना कूलम इनटू मीटर। पर सदैव ये ध्यान में रखना है, इस चीज को आप एकदम माइंड में सेट कर लेना कि p की जो डायरेक्शन है, p की जो डायरेक्शन है वो सदैव नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र उल्टा है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से कहाँ होती है, ऋणावेश की तरफ होती है, जबकि हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन जो है वो सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। याद रखना, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो ये हुआ हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बेसिक कंसेप्ट। और आगे हम कल दो कंडीशंस पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इनकी अक्ष पर कितना होगा। अक्ष का मतलब है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं भी हम यदि विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट करना चाहिए तो वो कितना होगा। और इनकी निरक्षीय स्थिति का मतलब है इसके लंबवत किसी स्थिति पर, लंबवत किसी बिंदु पर हम यदि एक्टिव फील्ड कैलकुलेट करना चाहिए तो वो कितना होगा। इसकी वैल्यू के लिए जो फॉर्मूले हैं वो हम कल ड्राइव करेंगे। और थ्योरेटिकली हमारी इस यूनिट की कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में हम एक या दो क्लासों में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी कंटिन्यूअसली क्लास चलती रहेगी, नो टेंशन। आप अपने अध्ययन को जारी रखें, पढ़ते रहिए रेगुलरली, जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।